मतदान समाप्ति के उपरांत मतगणना करना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मतगणना कैसे करें और मतगणना करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियों को रखना है। अब पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके उपरांत थोड़ा सा हमें विश्राम करना है और इसके पश्चात मतगणना की जो प्रक्रिया है इसे प्रारंभ करना है। अब जो मतगणना कक्ष है इसमें कौन-कौन से व्यक्ति सम्मिलित होंगे, इस संबंध में भी निर्देश निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए हैं। जैसे हम देखें कि मतगणना कक्ष में कौन-कौन सम्मिलित रहेंगे, तो निर्वाचन के नियम 74 के अनुसार मतगणना कक्ष में निम्नलिखित प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें मतगणना में सहायता हेतु नियुक्त गणना सहायक, मतदान अधिकारी, इसके अतिरिक्त आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, साथ ही निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक पुलिस को छोड़कर, और इसके पश्चात अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता। तो निम्न व्यक्ति जो हैं वो मतगणना कक्ष में मतगणना के समय में सम्मिलित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति मतगणना कक्ष में उपस्थित है तब पीठासीन अधिकारी उन्हें बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं। अब मतगणना प्रारंभ करने से पहले पीठासीन अधिकारी प्रारूप 11 में घोषणा वाले भाग पर गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेंगे, बस सत्यापित करेंगे। इसके पश्चात जो मतगणना कक्ष है इसमें बैठक व्यवस्था बना लेंगे। साथ ही इसमें ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी या उनके जो गणना अभिकर्ता हैं वो कुछ फासले पर रहें। इतनी तैयारी कर लेने के उपरांत अब हमें मतगणना प्रारंभ करना है। मतगणना प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आपको मतपेटी ओपन करना है और इस मतपेटी पर जितने मतपत्र हैं उन्हें बाहर निकाल लेना है। जब आपने मतपेटी से मतपत्र बाहर निकाल लिया, इसके पश्चात आपको मतपेटी को गणना अभिकर्ता को दिखाना है, जिसमें बताना है कि मतपेटी में अब कोई भी मतपत्र शेष नहीं है। इसके पश्चात मतपेटी से जो चारों पदों के मतपत्र हैं इन्हें आपको पृथक पृथक कर लेना है। चारों पदों के लिए जैसे हम बात करें तो पंच पद के लिए सफेद रंग का जो मतपत्र है वो प्राप्त होगा, सरपंच पद के लिए नीले रंग का मतपत्र, जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु पीले रंग का मतपत्र, वहीं जिला पंचायत सदस्य पद हेतु गुलाबी रंग का मतपत्र रहेगा। तो इन सभी मतपत्रों को हमें पृथक पृथक कर लेना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि पंच पद हेतु जो मतपत्र हैं इन्हें आपको वार्ड वाइज पृथक पृथक करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके मतदान केंद्र पर एक से अधिक वार्डों पर पंच पद हेतु निर्वाचन हो रहा हो, तो आपको वार्ड वाइज जो पंच पद के मतपत्र हैं इन्हें पृथक पृथक कर लेना है। इसके उपरांत अब वैध और अवैध मतपत्रों को आप अलग अलग करें। जैसे आप देख सकते हैं वैध मतपत्रों के लिए और अवैध मतपत्रों के लिए आपको प्रशिक्षण में बता दिया गया होगा और इससे संबंधित जो दस्तावेज है वो भी आपको प्राप्त हुए होंगे। तो आप चेक कर लें कि वैध मतपत्र इनमें से कितने हैं और अवैध मतपत्र कितने हैं। और मतपत्रों को पृथक पृथक करते समय आपको ध्यान रखना है कि मतपत्र आप पलटा कर रखें। और इसके पश्चात अब आपको इनकी काउंटिंग, इनकी मतगणना प्रारंभ करना है। अब जो मतगणना का क्रम है इसमें सबसे पहले पंच पद हेतु मतगणना करना है, इसके उपरांत आपको सरपंच पद हेतु मतगणना करना है, तदुपरांत जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु मतगणना करना है और अंत में जिला पंचायत सदस्य पद हेतु मतगणना करना होगा। मतगणना के उपरांत अभ्यर्थियों को जितने विधिमान मत प्राप्त हुए हैं इन मतपत्रों की 50-50 की गड्डी बनाकर इनमें गणना पर्ची रबर बैंड की सहायता से लगा देना है। जैसे हम देखें तो इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान मतों की 50-50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांधें। साथ ही इसमें गणना पर्ची के संबंध में भी दिया है कि एक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की समस्त गड्डियां एक के ऊपर एक रखते हुए गणना पर्ची लगाकर रबर बैंड से बांध दें। जब आपके द्वारा चारों पदों की मतगणना कर दी गई, इसके उपरांत इसकी जानकारी आपको निर्धारित प्रारूप में तैयार करना है। और इसके लिए प्रारूप की यदि हम बात करें तो प्रारूप 16 से प्रारूप 19 तक इन चारों पदों की जानकारी हमें प्रेषित करना होता है। जैसे हम प्रारूप देखें तो प्रारूप 16 में पंच पद के विधिमान मतों की जो जानकारी है इसे दर्ज करना होता है, जिसमें बताना होता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने विधिमान मत प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार प्रारूप 17 में सरपंच पद हेतु जो विधिमान मत है इसकी जानकारी हम अंकित करते हैं। साथ ही प्रारूप 18 में हम जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु कितने विधिमान मत अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं
इसकी जानकारी तैयार करते हैं और अंत में प्रारूप 19 में जिला पंचायत सदस्य पद हेतु कितने विधिमान मत जो हैं वो अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी हम तैयार करते हैं। तो इस प्रकार हमें मतगणना का जो कार्य है इसे प्रारंभ करना है और अंत में इन प्रारूप को तैयार करना है। ये थी मतगणना के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।